सो आई एम 36 एंड स्टिल नॉट मैरिड। सो इसका मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने थोड़ा कमाना स्टार्ट किया तो उसके बाद कुछ रिश्ते देखे। ये पहले एक, फिर दो, फिर कई सारे देखे उसमें, और सब में एक ही पैटर्न था। सबका एक ही क्वेश्चन था कि घर कितना है, भाई कितने हैं, प्रॉपर्टी कितनी है। ये 2 साल चला, करीब 2017 से स्टार्ट हुआ था और 19 तक ऐसे चलता रहा। और इसी बीच में कई सारे पंडितों को एक्स्ट्रा पैसा दिए गए, कुछ हैवी प्रीमियम्स लेने पड़े थे। ये सब जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होती हैं, तो ये सब प्रोसेस चल ही रहा था। और मेरे भीतर से कुछ समझ में भी आ रहा था कि ये जो है ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। हाँ, कि अगर कोई तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा है तो उसको वो चाहिए मनी कितना है और कितना ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। तो ये साफ साफ दिख रहा था कि ये कोई रिलेशनशिप बनाने का कुछ वो नहीं है, ये बस एक तरह से फाइनेंशियल लायबिलिटी मेरे लिए होने वाली है। फिर कोविड आ गया। कोविड आया तो फिर घर पर रहना पड़ा और फिर कई सारे जॉब लॉस सुने। कहीं सुन रहा था कि लॉकडाउन की वजह से इसकी जॉब चली गई, लॉकडाउन की वजह से उसकी जॉब चली गई, सबकी जॉब लॉसेस की खबर आने लग गई। कुछ दोस्त थे जिनकी जॉब छूट गई। एक तो मेरा क्लोज कॉलेज का ही फ्रेंड था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जॉब थी। और उस समय आपको पता ही है मैन्युफैक्चरिंग में उस समय प्लांट्स ही बंद हो गए थे। तो उसकी कंपनी ने उसको टर्मिनेट किया, मतलब कंपनी ही बंद हो गई थी आधी, तो उसको भी निकाल ही दिया। और उसकी भाई शादी और 2 बच्चे थे उसी समय पे। और उसने घर ईएमआई पे लोन लेकर रखा हुआ था। वो पूरी तरह टूट गया था क्योंकि उस समय जॉब तो मिल नहीं रही थी। और कम से कम 3 महीने तक तो मैंने सुना था कुछ नहीं मिला। उसके बाद जब थोड़ा सा ईज़ होने लगा 1 साल बाद, तब जाके वो वापस से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया था। लेकिन ये जो उस समय जब मुझे देखा ना मैंने कि जॉब के चक्कर में उसका पूरा क्या बोलते फैमिली सिस्टम तक तबाह हो गया था। और ये उनको ही हो रहा था जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेके बैठे हुए थे। जिम्मेदारी वालों को देखने के बाद ही तब मुझे समझ में आ गया था कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, कि फैमिली का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्पेशली वो मुझे इतने सालों तक कंप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये जब धीरे धीरे क्लियर हुआ और उसी बीच कुछ कुछ किताबें पढ़ने भी स्टार्ट कर दी थी, कांट और कुछ कुछ फॉरेन राइटर्स थे, तो कुछ क्लैरिटी तो आ रही थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या करना है। ऐसा नहीं है कि कोई तुम पे कोई थोप रहा है तो तुमको वही करना है। ये तुम खुद डिसाइड करोगे और तुम्हारी लाइफ कहाँ जानी है ये तुम खुद तय करोगे, ना कि ये कि एक सिस्टम बना दिया गया है कि उसको तुम्हें फॉलो करना ही करना है। ये कोई रूल नहीं है। लेकिन अब मेन बात आती है कि जब ये घर पे बताया तो पूरा का पूरा कुनबा टूट पड़ा कि क्यों नहीं करना है और क्या दिक्कत है तुमको करने में। हाँ, इनके सपनों को क्या होगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हें ये करना है वो करना है। खैर ये सब तो था ही उस समय, इमोशनल ब्लैकमेल एंड ऑल ये सब चल ही रहा था। इन सबको किसी तरह तो मैं झेल गया कैसे भी करके। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरा डिसीजन स्टार्टिंग मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा और फैक्ट कुछ था नहीं ना। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं कुछ ना कुछ तो गलत ही कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग मेरे अगेंस्ट में कैसे हो सकते हैं। फिर मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि अगर तुम्हारे अगेंस्ट में कोई नहीं है तो सोच लो कि तुम कुछ गलती कर रहे होगे, क्योंकि जो थोड़ा सा यूनिक पाथ पे चलने की कोशिश करेंगे तो 100 लोग हैं जो उनके खिलाफ टूट पड़ते हैं। और इसी बीच ये जानने को मिला कि हाँ, दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ शादी कर लेने से चलती नहीं है। बहुत सारी अलग टाइप की लाइफ भी होती है, वो भी आप जी सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी की सराउंड से ही दुनिया चलती है। शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। मेरा जो कन्फ्यूज़न था वो मेन ये था कि सेक्सुअल नीड्स कैसे पूरी होंगी, जो कि सबकी प्रॉब्लम रहती है स्पेशली फॉर बॉयज़, कि अगर शादी नहीं की तो सेक्सुअल नीड कैसी पूरी होगी। क्योंकि हमारे भारत देश में तो ये चीज़ को तो इतना टैबू बना के रखा जाता है कि आप किसी लड़की से मिल नहीं सकते। मिलना तो छोड़ो, आप देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी विचित्र प्रजाति बना के उनको हमसे लड़कों से दूर रखा जाता है कि आप कुछ उससे कुछ कह ही नहीं सकते। तो दोनों के लिए एक दूसरे को लगता है कि ये
डिफरेंट स्पीशीज़ है। तो ये सेक्सुअल डिज़ायर्स की जो प्रॉब्लम थी उसको ये देखा कि इसको और तरीके से कैसे डील किया जा सकता है। तो जैसा कि लड़के डील करते ही हैं, तो वैसे हो रहा था, लेकिन वो तब भी काफ़ी वीक पॉइंट था कि इस अगर ये नहीं किया तो कैसे हो पाएगा आगे, सेक्सुअल नीड्स कैसे पूरी होगी। तो फिर ये देखा कि अगर कंपेयर किया कि ये जो प्लेज़र है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परमानेंटली आ जाएंगी, वो दोनों में सबसे ऊपर पे कौन सी आती है, मतलब कौन सी चीज़ है जो तुमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगी और शॉर्ट टर्म में तुमको थोड़ा सा प्लेज़र दे सकती है। तो सीधी सी बात है, सेक्सुअल डिज़ायर आपको थोड़े समय के लिए प्लेज़र दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बर्डन ही ज़्यादा फील होने वाला है, क्योंकि आपको तो उसी के साथ रहना है ना। आपने एक डील कर लिया है, अब डील के साथ पूरी लाइफ वो करनी है, आपको संभालनी है। तो फिर मैंने प्लेज़र को बहुत ही वीक पाया कंपैरेटिवली उसके। तो वैसे ही करके मैंने खुद को समझाया और फैक्ट पे मैंने फोकस किया, ना कि मेरी इमोशनल नीड्स क्या लग रही उस टाइम पे, क्योंकि इतनी सारी कंडीशनिंग हैवी हो चुकी है इतने सालों की प्रोसेस में, तो वो इतनी आसानी से जाएगी नहीं। और इसके साथ ही साथ कितने सारे फेक 498A वाले केसेस मैंने देखे, जहाँ पे लड़कों को जस्टिस मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का है। ऐसा नहीं कि वो लॉ बनाया गया था किसी के वेलफेयर के लिए, बहुत सारी औरतें अभी भी हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है दहेज के नाम पे। डेली दहेज हत्याएँ होती हैं, डेली करीब 16 औरतें डेली मारी जाती हैं दहेज हत्या के लिए। लेकिन वो लॉ का इस्तेमाल आजकल की प्रोग्रेसिव फीमेल्स कर रही हैं, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, कह लो कि 1-2% होंगे, तो वो सब कर रही हैं। तो उससे ये भी रहा कि मैं तो अपने आप को ऐसा तो नहीं मानता हूँ कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, तो मैं वो 99% में आ जाऊँगा। मुझे ये पता है कि शायद मैं 1% या 2% वाली फीमेल्स के कैटेगरी में फॉल हो सकता हूँ। सो ये भी एक तरह से मोटिव बना कि भैया कि ये सब झंझट में फंसना ही नहीं है, तो फिर आगे की बात छोड़ो। क्योंकि स्टार्टिंग में इंसान अब जो भी फंसे उस केस में, तो उन्होंने तो ये देख समझ के ही ना किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि उनको पता था कि ये लड़की कल को ऐसी निकल जाएगी, बुरी हो जाएगी। उन्होंने देख सोच समझ के किया होगा, लेकिन फिर भी पता ही है क्या हुआ अंत में। और इसी चक्कर में कई सारे रिलेटिव से और लोगों से, दोस्तों से, सब जगह से अननेसेसरी का प्रेशर आने लग गया कि अब देखो यार तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अभी कर लेनी चाहिए, नहीं तो समय बीत जाएगा, तुमको कुछ मिलेगा नहीं, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो और जो लोग बहुत ज़्यादा ये सब परेशान करने लग गए, तो इसी से मुझे पता चला कि किन किन लोगों से मुझे दूरी बनानी है। तो जो भी टॉक्सिक लोगों को मैंने पाया, उनको मैंने अपनी लाइफ से दूर कर दिया। ब्लॉक हो चाहे सीधे मुँह पे बोल देना। तो एक तरह से ये भी रिलीफ भी मिला कि अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। तो इस तरह से मेरा डिसीजन एकदम फिक्स हो गया था कि अब जब फाइनेंशियल कंडीशन अगर सही नहीं है तो शादी का सोच कैसे सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल अगर इंडिपेंडेंस बहुत सही होनी चाहिए, तभी आप ये सब इस चक्करों में घुस सकते हो। लेकिन वो लोग जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही भी होती है वो भी घुसते हैं, तो प्रॉब्लम उनके साथ भी होती है। लेकिन ये बेसिक वो क्राइटेरिया है कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही अच्छी लाइफ दे सको अपनी पूरी फैमिली को, तो फिर तो ये कर ही नहीं सकते, सोचना भी नहीं है। ये तो मेरी कहानी है, बाकी तुम्हारी तुम जानो। लेकिन बस किसी की इच्छा या सेक्सुअल डिज़ायर के लिए ये करना बहुत बड़ा लॉस मेकिंग डिसीजन है। ये टाइम के साथ समझ में आता है, जब तक नहीं हुई होती है तब तक तो समझ में नहीं आता, क्योंकि उस समय तो लगता है कि अरे हो जाएगी तो मेरा तो डिफरेंट केस रहेगा, बाकियों का जो हुआ मैं तो बादशाह टाइप का आदमी हूँ, मैं तो अपना सही कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सब कुछ सही कर दूँगा। और ये समझ में उनको आता है जो इस सिचुएशन में फंस चुके होते हैं, लेकिन बाकियों की तरह वो ये चीज़ बता नहीं पाते, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो वो खुद वीक दिखेंगे लोगों के सामने, तो वो चीज़ बता नहीं सकते। और जिनके सामने बताएंगे वो भी ऑलरेडी उसी सिचुएशन में होंगे, तो उनके सामने बताने में
कोई उनको बेनिफिट भी नहीं होगा। अब वैसे भी अपनी प्रॉब्लम को किसी दूसरे इंसान कलीग के साथ बताना उनको वीक दिखाएगा। तो इसलिए वो इंसान भले ही घुट घुट के जी लेगा, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स उसकी मैरिड लाइफ में, उसकी फैमिली में जो चल रही है वो बता नहीं सकता और बताएगा भी नहीं। और इसीलिए सफ़रिंग इतनी ज़्यादा है इंडिया में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पता ही है कि हम लोग कितने नीचे आते हैं, 100 एंड समथिंग। अरे पाकिस्तान से नीचे हैं भाई, पाकिस्तान हमसे खुश देश है। मतलब सोच सकते हो, जहाँ पे गरीबी है, चलो मानते हैं पाकिस्तान में थोड़ी सी गरीबी है कंपेयर टू इंडिया, लेकिन फिर भी वहाँ पे कम से कम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो तो ऊपर आता है। अब इसमें बोलेंगे नहीं ये कॉन्स्पिरेसी, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्पिरेसी कुछ नहीं है। बस ये है कि हम लोग ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशन या फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि हम लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन अपनी परेशानियों को एड्रेस नहीं करेंगे। बस यही है, एडवाइस यही रहेगी। अगर तुमको वाकई ये सब में घुसना है तो पहले सिक्योर हो जाओ, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ, फिर जाके इसमें फंसना, पहले नहीं।